Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. In today's video, I'll extend the income adjustment mechanism channel and explain it how we can achieve the equilibrium in internal balances or external balances by using these approaches and policies. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म को डिटेल के साथ डिस्कस किया कि इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म क्या होती है, इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स अगर चेंज हो जाएं या एक्सपोर्ट्स चेंज हो जाएं इनकम के चेंज होने से तो उसके आपके एक्सटर्नल बैलेंसेस पे कंट्रीज़ के क्या अफेक्ट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं। डीवैल्यूएशन की पॉलिसी हमें पता है कि डीवैल्यूएशन की पॉलिसी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, करेंसी डीवैल्यूएशन करते हैं, ये जिसको करेंसी डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं, एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी ये कहलाती है कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट चेंज होता है जिसकी वजह से जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो हमारे होम रेजिडेंट्स के लिए महंगी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जब वो एक्सपेंसिव होती हैं तो इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं कि हम इंपोर्ट्स कम कर देते हैं क्योंकि वो महंगी हो चुकी होती हैं, और करेंसी की वैल्यू, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिराने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इट सीम्स टू बी लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ डॉलर और अदर कंट्री करेंसी। क्यों एक्सपेंसिव उनको नहीं लगती, लेस एक्सपेंसिव लगती है? क्योंकि जब हम डीवैल्यू करते हैं अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी की नज़र में तो अब उनको हमारी करेंसी की फॉर्म में एक्सचेंज करने के लिए कम डॉलर की फॉर्म में पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका नतीजा क्या होता है। डीवैल्यूएशन की पॉलिसी हेल्पफुल किस तरीके से है कि इसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं क्योंकि वो महंगी हो चुकी होती हैं, और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि वो सस्ती हो चुकी होती हैं बाहर वाले लोगों की नज़र में। तो डीवैल्यूएशन का एंड रिज़ल्ट ये होता है। अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि डीवैल्यूएशन की पॉलिसी उस वक़्त फ्रूटफुल होती है जब मार्शल लर्नर कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? मार्शल लर्नर कंडीशन के अकॉर्डिंग कि द सम ऑफ टू डिमांड इलास्टिसिटीज़ इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म शुड बी ग्रेटर देन वन। यानी यहाँ पर डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कैजुअल जो हैं उनकी अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन हो जाए कलेक्टिवली, दोनों को ऐड करके एब्सोल्यूट फॉर्म में, यानी माइनस साइन को इग्नोर करके, तो आंसर अगर ग्रेटर देन वन है इसका मतलब है, या इसको आसानी के लिए कह लें तो मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होंगे, तो तब डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को करेक्शन करने में हेल्प आउट करेगी। और अगर नहीं होगा तो फिर ये पॉलिसी वर्कआउट नहीं करेगी। अब हम इसको इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म के अंदर देखना चाह रहे हैं कि इसके अफेक्ट्स ऑफ डीवैल्यूएशन क्या होंगे, कि अगर इनकम चेंज होने की वजह से, अगर यहाँ डीवैल्यूएशन की पॉलिसी हम देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें हमारे पास ओरिजिनल ये जो सॉलिड लाइन है x माइनस एम स्केजुअल ये कर्व है, s माइनस आई स्केजुअल कर्व है, और इक्विलिब्रियम ई नॉट पर मौजूद है। ई नॉट और वाई नॉट, ये जो डिस्टेंस आपको वर्टिकली नज़र आ रहा है, ये डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो कर रहा है। अब डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को या एक्सटर्नल बैलेंसेस को में डेफिसिट फेस कर रहे हैं तो अब हम डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई करते हैं। जब डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई की जाती है, एक्सचेंज रेट को चेंज किया जाता है, अपनी करेंसी की कदर को इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी जो है वो गिरा दिया जाता है, डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई की जाती है, तो नतीजा क्या होता है कि इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का या इंपोर्ट्स के कम होने की वजह से एक्स माइनस एम स्केजुअल अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर डॉटेड लाइन शो हो रही है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब न्यू इक्विलिब्रियम ई नॉट से ई वन पर चला गया क्योंकि एस माइनस आई स्केजुअल में कोई चेंज नहीं आया। यानी एस माइनस आई स्केजुअल जो है वो इंटरनली नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज रेट के चेंज होने से एस माइनस आई में कोई चेंज नहीं आया, इक्विलिब्रियम ई नॉट से ई वन पर शिफ्ट हो गया, और हम गैप देख सकते हैं कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है
वो E0 Y0 से कम होकर E1 Y1 हो गया है। तो इसका मतलब है डीवैल्यूएशन की पॉलिसी हेल्पफुल है टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जो टारगेट्स हैं वो दोनों तरह के बैलेंसेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस। अब इंटरनल बैलेंस का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और देयर आर नो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंटरनल बैलेंस, ये वर्टिकल लाइन जो है वो ये डेराइव हुई है। ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी कैन ऑपरेट एट दिस पॉइंट, और इस दिस कर्व पर ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हमारे पास इंटरनल बैलेंसेस को शो कर रही है, जबकि ये हॉरिजेंटल लाइन जो कि बोल्ड है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल बैलेंसेस को शो कर रही है। यानी एक्सटर्नली बैलेंस में होगा कंट्री अगर वो ये हॉरिजेंटल लाइन पर लाई करेगा, और इंटरनली बैलेंस में होगा अगर वो वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर इसके अलावा, इसका मतलब हुआ इसने पूरे डायग्राम को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम x माइनस एम स्केजुअल और s माइनस आई ओरिजिनली ले लेते हैं कि ओरिजिनल सॉलिड लाइन है यहाँ पर x माइनस एम स्केजुअल और s माइनस आई स्केजुअल सॉलिड लाइन्स हैं, और इनिशियली हम इक्विलिब्रियम में हैं एट पॉइंट ई पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम है। इस ई पॉइंट पर क्या सिचुएशन है कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि हम इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे नेगेटिव पार्ट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट या स्पेसिफिकली डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और वर्टिकल लाइन से हम चूँकि लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनली हम अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और एक्सटर्नली हम डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रहे हैं ई पॉइंट पर। अब अगर हमारा जो टारगेट है वो क्या है, टू अटेन द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब है इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है जी, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स एट अ टाइम कोइंसाइड हो गए हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस जी पॉइंट पर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम में हैं। तो इसको अचीव करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस को जब हम पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह का पॉलिसी ऑप्शन चाहिए होता है कि आपका ये जो x माइनस एम स्केजुअल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो और जी पॉइंट में से गुजरे, और s माइनस आई स्केजुअल भी इस तरह से पॉलिसी अप्लाई करें कि इस g पॉइंट को क्रॉस करे और इस पॉइंट में से गुजरे। तो यही एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस अचीव हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या एक सिंगल पॉलिसी ऑपरेट कर सकती है या कोई सिंगल पॉलिसी अप्लाई करके हम इस g टारगेटेड पॉइंट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, टीन बर्जन का रूल है, और ये टीन बर्जन का रूल क्या कहता है कि टू अचीव policy targets we must apply an independent policy instrument. For instance, to achieve two targets such as internal and external balances, we need two policy instruments such as an expenditure adjusting policy and an expenditure switching policy. These two instruments are independent, each affect a distinct schedule. Thus, the expenditure adjusting policy affects the location of the S minus I schedule only, and the expenditure switching policy influences the position of X minus M schedule only. तो इसका मतलब ये हुआ, टीन बर्जन रूल आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई सिंगल पॉलिसी अप्लाई करके हम एस माइनस आई स्केजुअल और एक्स माइनस एम स्केजुअल को शिफ्ट करके इस जी पॉइंट में से क्रॉस नहीं कर सकते जब तक हम कोई पॉलिसी मिक्स अप्लाई ना करें। जैसे कि यहाँ पर मिक्स रिक्वायर्ड है एक्सपेंडिचर एडजस्टिंग पॉलिसी और
एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का। जब एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी अप्लाई करेंगे, चूँकि वो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, तो वो एक्स माइनस एम स्केजुअल को टारगेट करेगी और ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। यानी अगर डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई कर दी जाए, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी अप्लाई कर दी जाए, तो एक्स माइनस एम स्केजुअल एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से और इम्पोर्ट्स कम होने की वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंडिचर एडजस्टिंग पॉलिसी लगाएं, जहां पर इनकम को एडजस्ट किया जाए, इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि इनकम हमारी चेंज हो कि आपका एस माइनस आई स्केजुअल अपवर्ड शिफ्ट हो जाए और अपवर्ड शिफ्ट होकर इस जी पॉइंट से क्रॉस करे, तो ये टिन बर्जन का रूल है कि बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस अचीव करने के लिए हमें दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि हम इस जी पॉइंट को अटेन कर सकें। अब देखिए, यहाँ तक हमने इसकी जितनी भी डिस्कशन रखी हैं वो हमने स्मॉल ओपन इकोनॉमी में की। हमने कंसीडर किया कि इकोनॉमी स्मॉल है, ऐसी इकोनॉमी जो अपने ट्रेडिंग पैटर्न से, अपनी पॉलिसीज़ से बाहर की दुनिया में अफेक्ट नहीं कर सकती, प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती, एक्सचेंज रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम लार्ज ओपन इकोनॉमी की बात करें तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे हम फॉरेन रिपरकशंस के नाम से जानते हैं। ये फॉरेन रिपरकशन जो है वो क्या है कि जब देखें, एक कंट्री की इंपोर्ट्स दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट्स होती हैं, दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट्स किसी तीसरे कंट्री की इंपोर्ट्स हैं। तो इस तरह से आजकल हम जिस ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, ट्रेड की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं। जब एक कंट्री में कोई सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि वॉर की आजकल हम देख रहे हैं, टेंशन है, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या देखें कोविड पेंडेमिक आया, नेशनल क्लामिटी आई, तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक कंट्री जो जिसकी इंपोर्ट्स किसी दूसरे कंट्री से आ रही हैं वो अपनी इंपोर्ट्स को कम करता है। नतीजा क्या होता है कि दूसरे कंट्री की जो इनकम का पार्ट आपके पहले कंट्री से आना था वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि पहले कंट्री ने इंपोर्ट्स अपनी कम कर दी हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसका मतलब ये है, ये कहलाता है रिपरकशन। अब दूसरा कंट्री भी क्या करेगा, अपने प्लान्स को रिवाइज़ करेगा, अपनी डीलिंग को रिवाइज़ करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको इतनी इनकम यहाँ से मिलेगी जो कि उसको नहीं मिलती। तो ये क्या कहलाता है, फॉरेन रिपरकशन कहलाता है कि एक कंट्री की पॉलिसीज़ दूसरे कंट्री की पॉलिसीज़ को अफेक्ट करती हैं। जैसे इसकी को हम क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस भी कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स की टर्म में। अगर हम बात करें कि जब एक कंट्री छींकता है देन अदर कंट्री कैच द कोल्ड, तो ये स्लोगन हम इकोनोमेट्रिक्स में, इकोनोमेटिशियंस की वर्ड्स में सुनते हैं और इसकी एप्लीकेशन यही है कि देखें, यूएस ईरान टेंशन है, इसकी वजह से सिर्फ वही इकोनॉमीज़ जो कि अफेक्टेड हैं वो अफेक्ट नहीं हो रही, जबकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, कारोबार बंद होते चले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो ये वाली सारी सिचुएशन अगर हम इसे प्रीवियस टाइम में जाके देखें तो 2007 और 8 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसका भी ओरिजिन यूएस इकोनॉमी थी। इसी तरह से अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो वो चाइनीज़ इकोनॉमी से स्टार्ट हुई थी और फिर वो ग्लोबल इशू बन गया। इसी तरह से 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की हम बात करें तो ये यूएस की नेशनल इनकम के कम होने की वजह से स्टार्ट हुआ था, फैक्ट्रीज़ बंद होती चली गई, फिर यूएस ने अपनी इंपोर्ट्स को श्रिंक किया, फिर यूएस की जो इंपोर्ट्स थी वो फॉरेन कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स थी, तो उन्होंने इस तरह से ये पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो सारी एक टेल स्पिन बन गई। इस तरह से ये सारा का सारा जो है वो ये रिपरकशन को जो है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल्स दी कि फॉरेन रिपरकशन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लायर फार्मूला की तरह से काम कर रहा है, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि आपने पहले शायद उसको डिस्कस किया है या हम इसको नेक्स्ट किसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि कुछ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं
वो क्या हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ के ऊपर या किसी भी चीज़ को टारगेट करें और डायरेक्टली कंट्रोल लगा दें, फिजिकल कंट्रोल्स लगा दें, कमर्शियल कंट्रोल हो सकते हैं, मॉनेटरी कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ अप्लाई करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें या अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इतनी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मॉनेटरी कंट्रोल्स लगा देते हैं, मनी सप्लाई या मनी डिमांड के ऊपर कंट्रोल्स लगा दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू भी बैलेंसेस जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होपफुली। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, जहाँ पर देखें आपको इक्वेशंस गिवन है कि कंजम्पशन फंक्शन गिवन है C इज़ इक्वल्स टू 50 प्लस 0.7y, इंपोर्ट फंक्शन गिवन है 10 प्लस 0.2y, एक्सपोर्ट्स आपको एक्सोजिनसली गिवन है 200 और इन्वेस्टमेंट भी आपको एक्सोजिनसली गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 100। तो ये आपके पास जो हैं ये डिफरेंट गिवन इंफॉर्मेशन है। इससे अब हमें क्या कहा जा रहा है, ए पार्ट है कि हमने ये स्वीडन इकोनॉमी और स्वीडन का अपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डेराइव करना है सबसे पहले। फिर हमने स्वीडन्स की सेविंग फाइंड आउट करनी है, कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, इंपोर्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटर्मिन करना है कि वो क्या होगा। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि जो हमने इक्विलिब्रियम डिटर्मिन किया है उस पर S माइनस आई बराबर है X माइनस एम के, और लास्ट में हमने इन रिज़ल्ट्स को ग्राफिकली इलेबोरेट करना है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें जी, ये आपको वैल्यूज़ गिवन हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने एज इट इज़ लिख ली हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म की। कंजम्पशन फंक्शन जो आपको गिवन है C इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0.7y। तो सबसे पहले मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बता रही हूँ। 50 स्टैंड्स फॉर ऑटोनमस कंजम्पशन वाइल 0.7y इज़ इंड्यूस कंजम्पशन। दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये आपका टोटल कंजम्पशन फंक्शन है, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एटोनमस एंड इंड्यूस कंजम्पशन। यहाँ पर प्लस साइन पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, के दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। और 0.7 दैट इज़ द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, ये इसको शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट फंक्शन है, वो भी हमें इसी तरह से गिवन है, एटोनमस है और इंड्यूस है। एटोनमस जो लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा, और इंड्यूस जो इनकम के साथ साथ वेरी कर रहा है। जो आपके पास एटोनमस कंजम्पशन फंक्शन है उसकी वैल्यू 10 है। 0.2y इंड्यूस इंपोर्ट फंक्शन है, जहाँ पर 0.2 MPM यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है कि हाउ मच चेंज इन इनकम ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन इंपोर्ट्स। प्लस साइन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप की इंडिकेशन है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, इनकम कम होगी तो इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ एक्सोजिनसली गिवन है। अब हम सबसे पहले स्वीडन का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डेराइव करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है y इज़ इक्वल टू C प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो अब हमने यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट की, C की जगह पर, I की जगह पर हमने 100 चूँकि ऑटोनमसली वैल्यू गिवन थी, x की जगह पर 200 वैल्यू पुट की और इंपोर्ट की जगह पर इंपोर्ट फंक्शन पुट किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 50 प्लस 0.7y प्लस 100 प्लस 200 माइनस 10 माइनस 0.2y। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। y वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले आते हैं और जो सारी चीज़ें बाकी आपके पास हैं ऐड करके वो हमारे पास आ जाएगा 340 प्लस 0.5y।
तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे किया तो y माइनस 0.5 वाई इज़ इक्वल्स टू 340 आंसर आ गया। मज़ीद इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास 0.5 वाई आ गया और इज़ इक्वल टू 340.5 को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड किया तो y इज़ इक्वल टू 340 डिवाइडिंग बाय 0.5 और आंसर हमारे पास नेशनल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम स्वीडन की आ गई है, दैट इज़ इक्वल टू 680। अब स्वीडन का इक्विलिब्रियम लेवल हमने डिटर्मिन कर लिया है। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि हम स्वीडेंस की सेविंग, कंजम्पशन फंक्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिटर्मिन करें। तो उसके लिए कंजम्पशन फंक्शन के लिए सिंपली आपने 50 प्लस 0.7 वाई था तो वाई की जगह पर हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पुट कर दिया तो कंजम्पशन का आंसर हमारे पास 526 आ गया सॉल्व करने के बाद। इंपोर्ट फंक्शन में भी वाई की जगह पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो हमने अभी डेराइव किया है दैट इज़ इक्वल्स टू 680 वो पुट कर दिया तो हमारे पास इंपोर्ट्स के आंसर आ गए 146। इसी तरह से सेविंग फंक्शन को डेराइव करने के लिए y माइनस सी हमने किया तो इनकम हमने जो डेराइव की थी वो 680 थी, कंजम्पशन अभी हमने डेराइव किया 526, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 154। इसी तरह से जो सेविंग फंक्शन की वैल्यू है वो हमने डिटर्मिन कर ली, 150 के बराबर आ गई। ये हमने दूसरे मेथड से सॉल्व की है। देखें आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है 50 प्लस 0.7 वाई। अगर कंजम्पशन फंक्शन गिवन हो एंड समवन आस्क्ड टू डिराइव द सेविंग फंक्शन देन वी कैन डिराइव इट एज। हम कैसे इसे डिराइव करेंगे कि सेविंग हमारे पास आ जाएंगी, ये जो 50 आपका इंटरसेप्ट है जो इनकम ना होने के बावजूद आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो एटोनमस कंजम्पशन है, ये माइनस यानी डिस सेविंग में आ जाएगा सेविंग फंक्शन का इंटरसेप्ट। तो सेविंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा वो -50 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इनकम और सेविंग के दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो MPC की वैल्यू है वो 0.7 है तो हमने क्या करना है 1 माइनस 0.7 करना है तो आंसर 0.3 आ जाएगा जाके MPS के बराबर है तो 0.3 वाई आ जाएगा। हम दोनों तरीक़ों से हमने सॉल्व किया तो सेविंग फंक्शन की वैल्यू आ गई 154। अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं x माइनस एम के थ्रू। तो x हमारे पास 200 गिवन है, इंपोर्ट्स हमारे पास 146 हमने अभी सॉल्व किए हैं तो आंसर आ गया 54। इसका मतलब है प्लस में साइन है तो ये ट्रेड सरप्लस शो हो रहा है। अब पार्ट सी में हमें कहा गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे शो करना है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट बराबर है x माइनस एम के। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने x माइनस एम को सॉल्व किया और s माइनस आई को सॉल्व किया। तो s माइनस आई को हम सॉल्व करें, सेविंग की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर है 154 के, इसमें से i 100 की वैल्यू हमने निकाल दी तो आंसर 54 आ गया। इसी तरह से राइट साइड ऑफ द इक्वेशन x माइनस एम के बराबर है, इसको हमने सॉल्व किया। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 200 गिवन है, इंपोर्ट्स की वैल्यू 146 अभी हमने फाइंड आउट की तो आंसर 54 आ गया। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम x माइनस एम इज़ इक्वल्स टू s माइनस आई। तो इसका मतलब हुआ लीकेजेस जो हैं वो इंजेक्शंस के बराबर हैं। जो पैसा सेविंग की फॉर्म में लीक हो रहा है या इंपोर्ट्स की फॉर्म में तो वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में इंजेक्ट हो रहा है इकोनॉमी में वापस। अब पार्ट डी में कहा गया है कि ग्राफिकली डिराइव करें। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स को सॉल्व करने के लिए c प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम को सॉल्व करेंगे तो 340 प्लस 0.5 वाई इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने नेक्स्ट 45 डिग्री लाइन डेराइव करनी है और जहाँ पर y इज़ इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को 680 पुट कर देना है। अब हम इसका मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ओपन इकोनॉमी में मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है 1/1 माइनस MPC प्लस MPM। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/1 माइनस MPC की वैल्यू हमारे पास 0.7 है, कंजम्पशन फंक्शन में गिवन है,
और इम्पोर्ट फंक्शन में एम की वैल्यू 0.2 है। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, यहाँ हमने पुट की, इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये मैंने कंप्लीट आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पर हमारा इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट के ज़रिए से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।